नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडुटेरिया आरके में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुगल वंश के संस्थापक बाबर से। मुगल वंश के बारे में जानेंगे कि कैसे क्या क्या हुआ। दोस्तों, हमारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत ही छोटा है, इसको प्लीज पूरा देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे जिस नए चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट जरूर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके अगली वीडियो बनाने में। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं मुगल वंश के संस्थापक बाबर से। मुगल वंश के बारे में जानेंगे कि मुगल वंश कब से कब तक चला, क्योंकि मध्यकालीन भारत से हमारे एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं और मध्यकालीन भारत में मुगल वंश एक अहम रोल अदा करता है और काफी लंबे अरसे तक चला। यह चला 1526 से 1857 तक। 1536 से 1857 तक चला है, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक, और इसका शासनकाल लगभग 331 वर्ष का था। 330-32 वर्ष का इसका शासनकाल माना जाता है। और दोस्तों, इसके संस्थापक बाबर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इस मुगल वंश में शक्तिशाली शासक कौन कौन से हुए। इसको दोस्तों कहीं कहीं लोग दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, जैसे 1526 से 1707 और 1707 से 1857। तो 1526 से 1757 तक जो शासक आते हैं, ये बताते हैं कि शक्तिशाली शासक थे, और वास्तव में ये शक्तिशाली शासक थे। इनका वर्णन यह है दोस्तों, 1707 में औरंगजेब से मुगल वंश, जो पूर्व मुगल वंश है, इसका अंत होता है और उत्तर मुगल काल बहादुर शाह के गद्दी पर बैठते ही शुरू हो जाता है, यानी 1707 से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे अब संस्थापक बाबर। इसमें शासक जो हुए वो बाबर हुआ सबसे पहले। मुगल वंश में बाबर इसका संस्थापक था मुगल वंश का, जिसका शासनकाल 1526 से 1530 तक था। और इसके बाद था हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 तक था। और अकबर का शासन 1556 से 1605, जहांगीर का 1605 से 1627 और शाहजहां का 1627 से 1657। इसके बाद औरंगजेब 1657 से 1707 तक गद्दी पर बैठा। दोस्तों, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी कि इनको हम याद कैसे करेंगे, तो वैसे भी एक दो बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। और इसके लिए एक ट्रिक भी है, उस ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। वह ट्रिक क्या है, तो ट्रिक मैं लिख दे रहा हूं। ट्रिक है भाई साहब। भाई साहब करके ट्रिक है, और शायद आपने पहले पढ़ी भी हो। BHI सॉरी भाई साहब, ये ट्रिक है। और इस बाबर को देख रहे हो आप, बी बाबर से, एच हुमायूं से, ए अकबर से, आई जहांगीर, ए शाहजहां, ए औरंगजेब, और बी से एक नया नाम मिलता है बहादुर शाह। बहादुर शाह मिलता है, जो कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी होता है। औरंगजेब के शासनकाल के बाद बहादुर शाह बैठता है। दोस्तों, यहां पर जो आई है, यहां पर थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आई जहांगीर से कैसे कोरिलेट कर रही है। तो दोस्तों, बता दें कि यहां पे सब में देख रहे हो आप, भाई साहब, जितनी भी ट्रिक है इसमें आई के किसी भी नाम में नहीं आएगी, जहांगीर में ही सिर्फ आएगी, यहां पर जहांगीर में। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। अगर ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो वैसे भी इजी है, आसानी से याद हो जाएगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। दोस्तों, इसके बाद हुआ क्या, अब हम पढ़ते हैं बाबर के बारे में। बाबर जो है, इसने 1526 से 1530 तक शासन किया। और इसके बारे में जो प्रश्न बनते हैं, कई सारे प्रश्न इसके प्रारंभिक जीवन से भी बनते हैं। तो दोस्तों, हम इसके प्रारंभिक जीवन से लेकर इसके लास्ट तक जरूर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि जो बाबर का जन्म हुआ वह तुर्की में हुआ, तुर्की के फरगना शहर में हुआ। और कब हुआ, तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ। दोस्तों, डेट इजी सी है, वैलेंटाइन डे है, याद कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों, 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ। और इसके पिता का नाम था, इसके पिता थे उमर शेख मिर्जा। ये उमर शेख मिर्जा फरगना के ही शासक थे। और इसकी जो माता, और दोस्तों ये जो उमर शेख मिर्जा थे, ये तैमूर के वंशज थे। ये तैमूर के वंशज थे। और जो माता थी कुतलुक जिगर खानम नाम था इनका। और ये मंगोलों की वंशज थी, चंगेजों की वंशज थी। जो मंगोल थे उनकी वंशज थी, चंगेजों की।
तो कुतलुक जिगर खानम और उमर शेख मिर्जा, इन दोनों के मिलने के बाद जो नया वंश बनता है ये मुगल बनता है। दोस्तों कहीं कहीं पर यह भी पूछा जाता है कि तुर्कों की किस शाखा से संबंधित थे मुगल, तो तुर्कों की चगताई शाखा से संबंधित थे मुगल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं पर भी आप लिख सकते हैं कि शाखा कौन सी थी, तो इनकी चगताई शाखा थी। और दोस्तों जो मुगल शब्द था इसका अर्थ क्या है, तो मुगल का अर्थ है बहादुर। जी हाँ दोस्तों, मुगल का जो अर्थ है वह बहादुर, मुगल का मतलब बहादुर होता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसका माता पिता, और इसका जन्म हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 1494 ईस्वी में इसके पिता की मृत्यु हुई। 1494 में उमर शेख मिर्जा जी की मृत्यु हो गई और इसके बाद बाबर का शासक बनना तय था। अतः 1494 में बाबर शासक बन जाता है, और जब बाबर शासक बनता है तो उस समय इसकी उम्र कितनी थी, तो 11 वर्ष 3 माह थी। महज 11 वर्ष 3 माह थी बाबर की उम्र। 1494 में इस गद्दी पर बैठा और 1494 में ही बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया, परंतु असफल सिद्ध हुआ। दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहां से कि जो बाबर इतने मतलब भारत में इतने बड़े साम्राज्य का संस्थापक था, बाद में साम्राज्य का इतने बड़े संस्थापक बना था, लेकिन यह देख रहे हैं कि गद्दी पर बैठते इसका जो पहला अटेम्प्ट था यह फेल सिद्ध करता है। तो दोस्तों हमें भी घबराने की जरूरत नहीं होती और कोशिश करते रहने चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, और हाँ दोस्तों समरकंद जो है, यह समरकंद कहां पर है, तो यह तुर्की राज्यों की राजधानी हुआ करती थी, इसलिए इसका झुकाव समरकंद की ओर ज्यादा था। और 1497 में इसने फिर से आक्रमण किया। जब यह फेल हो गया था, इसके बाद 3 साल के बाद 1497 में इसने फिर से आक्रमण किया और जीत लिया, लेकिन परंतु 8 माह बाद गद्दी छोड़नी पड़ी, यानी 8 महीने के बाद इसे गद्दी 1497 में फिर छोड़नी पड़ी। नेक्स्ट 1501 में पुनः आक्रमण किया और जीत लिया। 1501 में इसने फिर से आक्रमण किया इस पर और जीत लिया। 1501 में ही सर-ए-पुल के युद्ध में सैबानी खां से पराजित। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर-ए-पुल का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो सैबानी खां और अकबर के बीच हुआ, सैबानी खां और बाबर के बीच हुआ, 1501 में हुआ। और इस युद्ध की कुछ विशेषता थी, आपने एक नाम सुना होगा तुलगमा युद्ध नीति, जो कि बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध इस्तेमाल करता है। वही चीज इस बाबर के विरुद्ध किसने इस्तेमाल की थी, तो सैबानी खां ने। दोस्तों यह यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सैबानी मतलब बाबर के विरुद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किसने किया था, तो सैबानी खां ने। 1504 में इसने काबुल और गजनी जीत लिया। इसके बाद यहां सर-ए-पुल में जब हार गया था, इसके बाद बाबर का मूड चेंज हो गया, यह एक तरफ से दूसरी ओर बढ़ चला। जैसे आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि यह फरगना में शासन कर रहा है और यह समरकंद की ओर इसका झुकाव है, इस साइड इस तरफ झुकाव है, लेकिन जब यहां से हार जाता है इसके बाद यह काबुल की ओर बढ़ता चला जाता है, यानी ये इधर से काबुल की ओर बढ़ने लगता है। और 1504 में यह काबुल और गजनी जीत लेता है, यानी यूं कहें कि भारत की ओर इसका सबसे पहला पैर 1504 में पड़ा काबुल को जीतने के बाद। नेक्स्ट की इसको जीतने के बाद 1511 में इसने फिर से आक्रमण किया और जीता भी, परंतु 1512 में निष्कासित हो गया, यानी 1 साल के बाद फिर से निकाल दिया गया समरकंद से। इसका झुकाव समरकंद की ओर बहुत ज्यादा था। नेक्स्ट कि इसके बाद बाबर भारत की ओर बढ़ता चला आ रहा था। बाजौर, पेशावर, लाहौर, पंजाब ये सब जीत चुका था, ये चारों चीजें जीत चुका था। मतलब इसके बाद 1512 में निष्कासित होने के बाद इसका झुकाव भारत की ओर बढ़ चला और भारत की ओर जब जीतने लगा तो इसे आसान लगा, तो इसका मोटिवेशन बढ़ता गया और ये भारत की ओर बढ़ता चला जा रहा था। इसी क्रम में इसने 4 राज्य जीत लिए थे, बाजौर, पेशावर, लाहौर और पंजाब। तो दोस्तों उस समय हम देखें अगर भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो भारत में उस समय दिल्ली में मुस्लिम शासक इब्राहिम लोदी का शासन था, जो कि एक शक्तिशाली शासक थे, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत डरपोक किस्म के शासक थे इब्राहिम लोदी। और अगर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में एक शासक था राणा सांगा, जो कि शक्तिशाली शासक थे। और अगर दक्षिण में बात करें बहमनी साम्राज्य था, जो कि 5 भागों में उस समय तक टूट चुका था,
और इसके अलावा दक्षिण में ही था एक विजयनगर साम्राज्य, आपने पढ़ा होगा कृष्णदेव राय के बारे में, वह भी एक शक्तिशाली शासक था। और इन दो राज्यों का, चित्तौड़ और विजयनगर राज्यों का, बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी इन दो राज्यों का उल्लेख किया है, दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। तो दोस्तों ये शक्तिशाली शासक थे, लेकिन था क्या कि इन राजाओं में आपसी संबंध नहीं थे, एक दूसरे से घृणा करते थे, एक दूसरे से स्नेह नहीं था। और यह मौका बाबर के लिए बहुत बेहतर था जीतने के लिए, क्योंकि आपस में सहमति किसी में थी नहीं। लेकिन हुआ क्या कि इतने में ही संतुष्ट नहीं था, इससे आगे भी क्या हुआ कि दोस्तों जब बाबर ये सारे जीतता हुआ चला आ रहा था, तो उसी दौरान जो इब्राहिम लोदी थे, इसके चाचा आसफ खां थे, आसफ खां ने निमंत्रण भेजा इब्राहिम उसको, बाबर को, कि अगर आप दिल्ली पर चढ़ाई करें हम आपका सहयोग देंगे। ऐसा जब निमंत्रण मिला तो बाबर का हौसला बढ़ा। और हुआ क्या कि थोड़े समय के बाद पंजाब के गवर्नर दौलत खां का भी निमंत्रण पहुंच चुका, उन्होंने भी निमंत्रण भेजा कि आप गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर चढ़ाई करें, हम आपका सहयोग देंगे। और इतना ही नहीं, बाबर का हौसला बढ़ता जा रहा था। और लास्ट में हुआ क्या कि जब चित्तौड़ के जो मेवाड़ के राणा सांगा थे, इनका निमंत्रण भी जब पहुंच जाता है कि आप दिल्ली पर चढ़ाई करें, हम आपका सहयोग देंगे, तो बाबर पूर्ण रूप से समझ जाता है कि हमारे भारत विजय के द्वार खुल चुके हैं। और ऐसी स्थिति में दोस्तों बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध का ऐलान कर दिया, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, 21 अप्रैल 1526 को। और इससे बनने वाली बहुत सारी विशेषताएं हैं पानीपत के युद्ध से, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और दोस्तों जो पानीपत का युद्ध था, इसके बाद बाबर ने कई युद्ध भारत में किए, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। और इन सारे युद्धों को याद करने की एक ट्रिक है, पान खा चल घर। इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं दोस्तों, पान से पानीपत, खा से खानवा और चल से चंदेरी, घर से घाघरा, पान खा चल घर, ये क्रमबद्ध तरीके से थे। और जो कि 1526 में लड़ा गया, या 27 में, 28 में और 29 में, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से यह ट्रिक थी। तो दोस्तों आज वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए इस छोटे से वीडियो में बाबर के बारे में और मुगल वंश के थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लिया है। अब अगली वीडियो में बाबर के युद्ध पढ़ेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी वह हुमायूं से होगी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे इस नए चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट जरूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।